हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम कर रहे थे लॉ रिविजन सीरीज और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी वैसे ऑफिशियली सेक्शन 3 से शुरू होकर 22 तक जाता है, पर क्यों बेचारे दो सेक्शंस हम छोड़े, इसके लिए हम सेक्शन 1 से लेकर के 22 तक इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है, इसलिए वो पूरी तरीके से कवर नहीं होता है। जहां जहां जो रेलेवेंट डेफिनेशंस है वो पर्टिकुलर चैप्टर्स में कवर होती रहती है, पर बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस है जो इस चैप्टर में भी कवर हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन विथ सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या बात करता है? सेक्शन 1 के पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो कि कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है। बहुत सारे रूल्स है नए वाले कंपनीज एक्ट के अंदर। पहले जो 1956 था उसमें सेक्शंस तो बहुत ही सारे थे, 658, बट रूल्स कम थे। और अभी उतने के उतने प्रोविजंस रखे हैं, बट सेक्शंस बढ़ा दिए हैं और सेक्शंस कम कर दिए हैं और रूल्स बहुत सारे बढ़ा दिए, बिकॉज रूल्स गवर्नमेंट भी चेंज कर सकती है खुद से। तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन रहा उनका। 7 शेड्यूल है कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस के पीछे, और चैप्टर्स जो पहले 13 हुआ करते थे अब उनको 29 चैप्टर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेसिक इंट्रो, इसके बाद आता है आपका सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट का टाइटल है द कंपनीज एक्ट 2013। ये पूरे इंडिया को लगता है सेक्शन 1 तो पहले ही आ गया था, पर बाकी के सेक्शन धीरे धीरे हल्लू हल्लू अलग अलग डेट्स पर नोटिफाई किए गए हैं। ये सेक्शन 1 कहता है कि बताओ ये कंपनीज एक्ट किसको किसको लगता है। भाई सारी कंपनीज को तो लगता ही है, एज द नेम सजेस्ट। इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 3 तितलियां हैं, इनको अलग से भी ये सेक्शन लग ही रहा है। इनको इनका खुद का एक्ट भी लग रहा है, इनको कंपनीज एक्ट भी लग रहा है। और अगर कोई स्पेशल एक्ट में कंपनी बनी है तो उसको उसका एक्ट भी लगेगा, उसको कंपनीज एक्ट भी लगेगा। पर याद रखिएगा ये चारों के केस में अगर कोई सेक्शन इनको लग रहा है जो विपरीत बात करता है इनके खुद के एक्ट से, तो इनका खुद का एक्ट पहले अप्लाई करना है और ये सेक्शन बाद में, क्योंकि स्पेसिफिक प्रिवेल्स ओवर जनरल। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, आफ्टर दिस इंट्रो हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की। एक पूरा सेगमेंट टॉपिक इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस चैप्टर में फाउंडेशन के बाद वाले प्रोविजंस भी पढ़ते हैं। इन द सेंस फाउंडेशन में जो आपको कंपनीज एक्ट था उसमें सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी तक के प्रोविजंस आपको आते थे, उसके आगे के सेक्शंस नहीं थे। तो सेक्शन 12 ऑनवर्ड से लेके 22 तक भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो पहले इनकॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है कि भाई प्रमोटर कौन होता है, कौन बंदा है जो कंपनी चालू कर रहा है। देन उसके बाद में सेक्शन 3 कितने टाइप की कंपनीज बन सकती है, 1% कंपनी पे और डिटेलिंग। देन उसके बाद में मेमोरेंडम और ये जो आपका एओए है यानी आर्टिकल्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, इनमें क्या चीजें होती है, इनको फाइल करना। देन सेक्शन 8 कंपनी यानी चैरिटेबल कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 7 में ये सारी डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस में हम आरओसी के पास फाइल करेंगे एंड देन आरओसी कंपनी बना देगा। सो लेट अस स्टार्ट एंड डिस्कस इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले हु इज अ प्रमोटर। 2 क्लॉज 69 की डेफिनेशन में बोला है प्रमोटर एक वो आदमी है जिसको आइडिया आता है। प्रमोटर वो आदमी है जो कंपनी बनाता है। प्रमोटर वो आदमी है जो सारे स्टेप्स लेगा कंपनी की फॉर्मेशन के रिलेटेड। प्रमोटर रजिस्ट्रेशन करवाता है, सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट। ये एक नोट है कि ये 3 लोग भी तो कंपनी बना रहे हैं, बट ये लोग कंपनी बना रहे हैं इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो इन्हें प्रमोटर नहीं बोलेंगे। इनको इनके पास तो कोई आदमी आता है ये बोलकर के प्लीज मेरे बिहाफ पर कंपनी बना दो, क्योंकि कंपनी बनाना डिफिकल्ट है, आपको तो आता है आप बना दो, तो ये प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। प्रमोटर इज अ पर्सन, उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देख लीजिए जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में आता है, एनुअल रिटर्न में आता है। प्रमोटर कंपनी के अफेयर्स पे सारा कंट्रोल रखता है। ही इज द पर्सन हु इज प्रमोटिंग द कंपनी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस, डायरेक्ट, इंस्ट्रक्ट सब कुछ करता है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो बंदा है वो प्रमोटर नहीं होगा, दैट आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड। आफ्टर डिस्कसिंग हु अ प्रमोटर इज, लेट अस नाउ मूव ऑन टू सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है कि 3 प्रकार की कंपनियां बन सकती हैं। एक 1% कंपनी जिसमें केवल एक ही आदमी होगा, एक प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 आदमी होंगे, और एक पब्लिक कंपनी जिसमें कम से कम 7 आदमी होंगे गिनकर। और अलग अलग टाइप की कंपनियां जो बन सकती है उस हिसाब से भी सेक्शन 3 के अंदर बोल दिया है कि भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी भी बन सकती है, विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी भी बन सकती है, पब्लिक कंपनी भी बन सकती है। तो भाई सेक्शन 3 हमारा ये इंट्रो सेक्शन है जो कहता है इतने इतने टाइप की कंपनी बन सकती है, जिसमें वील डिस्कस इन डेप्थ अबाउट 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। हम सब कुछ यहीं पर देखने वाले हैं, एक एक करके शुरू करते हैं।
उसके पहले सेक्शन 3A जो एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है वो क्या क्लैरिफाई करता है वो मैं बता दूं कि भाई आपने ये तो देख ही लिया कि 1% कंपनी के अंदर में कम से कम एक आदमी और ज्यादा से ज्यादा भी एक आदमी होगा, बट प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 आदमी चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 आदमी चाहिए। तो क्या होगा अगर ये नंबर 7 या ये नंबर 2 के से भी कम हो जाए? तो इन्होंने कहा है अगर ये होने के बावजूद 6 महीने से ज्यादा आपने धंधा चलाया ना, तो हर आदमी जिसको ये बात मालूम है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम है फिर भी वो धंधा कर रहा है, कोई बात नहीं, वो अपनी जेब से पैसे भरेगा। बहुत घमंड है ना आप में कि आप 2 से ज्यादा लोगों में, 2 से कम लोगों में या 6 से कम लोगों में, 7 से कम लोगों में काम कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, आप अकेले करो ना काम सारा, और जो भी लायबिलिटी होगी वो आपकी अनलिमिटेड हो जाएगी और आप अपनी जेब से भरो। फिर जब हम कह रहे हैं कि 7 बंदे चाहिए पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए, तो आप अलग ही कॉन्फिडेंस में जी रहे हो कि आप अकेले चला सकते हो, तो फिर करो, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन डन आफ्टर दो 6 मंथ्स। ये हो गया 3A। नाउ वी वर डिस्कसिंग 1% कंपनी इन डिटेल। भाई 1% कंपनी 2/62 में एक ऐसी कंपनी बताई है जिसमें एक ही आदमी हो, पर एक्चुअली 2/62 जो डेफिनेशन है उसमें कुछ डिटेल नहीं दे रखी। 1% कंपनी के सारे प्रोविजन सेक्शन 3 में ही बोले हुए हैं कि भाई एक आदमी अकेला एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेटाइजेशन अच्छा है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर होगा 1% कंपनी, क्योंकि बिजनेस कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कितना पैसा कमा रहे हो सरकार को पता रहेगा। इसमें एक ही मेंबर होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, और ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें 2 से 1 आदमी के हाथ में ही सारा पावर देना था। तो यहाँ पे दोनों सेम लोग भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट, पहले ये कंडीशन हुआ करती थी कि इंडियन रेसिडेंट होना मैंडेटरी है, इंडियन सिटीजन, और हाँ एक नेचुरल जीता जाता सांस लेता इंसान ही बन सकता है 1% कंपनी। अभी भी नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन वाली कंडीशन ट्रू है, पर इंडियन रेसिडेंट होना अब जरूरी नहीं है। अब ये कंडीशन चेंज करके बोल दी है अगर आप 120 डेज से भी ज्यादा रह गए हैं पिछले साल में इन इंडिया तो भी चलेगा, आपको 180 डेज का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। 1% कंपनी में क्योंकि एक ही आदमी है, तो अगर इसे कुछ हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक सेपरेट कॉन्सेप्ट लाए हैं नॉमिनी क्लॉज का। नॉमिनी भी एक नेचुरल पर्सन, एक इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट और अदरवाइज कैसा भी हो सकता है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है इन नेचर, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो 2 लोग चाहिए, पर 1% कंपनी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी जो एक ही आदमी से चल जाएगी। आप इसको पब्लिक कंपनी तो नहीं बोल सकते। एक बात ध्यान रखें, एक आदमी केवल एक ही ओपीसी बना सकता है और किसी दूसरी ओपीसी में नॉमिनी रह सकता है। मतलब एज अ पर्सन यू कैन बी एसोसिएटेड विद मैक्सिमम 2 ओपीसीज। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन केस जिस ओपीसी में आप नॉमिनी है उसका मेन मेंबर इनकैपेसिटेट हो जाए और अब आप दोनों ओपीसी के मेंबर बन गए, पर एट अ टाइम तो आपको एक ही ओपीसी का मेंबर रहना है, तो आपको 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा टू टेक करेक्टिव एक्शन और आपको दोनों में से एक ओपीसी बंद करनी पड़ेगी। माइनर कभी मेंबर नहीं बन सकता ओपीसी का। ओपीसी कभी चैरिटी वाले काम नहीं कर सकती और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग वाले काम नहीं कर सकती। इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर यह पेनल्टी आपको लग जाएगी। नॉमिनी के बारे में थोड़ी और विशेष चर्चा करते हुए कि भाई जो 1% कंपनी है उसमें हम एक नॉमिनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ये एक नेचुरल इंसान होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट, 120 दिन से ज्यादा वाला क्राइटेरिया। एट अ टाइम आप केवल एक ही ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हो। गलती से अगर आप 2 ओपीसी के मेंबर बन गए, क्योंकि एक में तो आप मेंबर थे ही, दूसरे में जहां आप नॉमिनी थे उसके मेन मेंबर को कुछ इनकैपेसिटेशन हो गया और आप बन ही गए उस केस में मेंबर, तो आपको 182 डेज यानी 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा टू टेक करेक्टिव एक्शन, जिसमें प्लीज कोई भी एक कंपनी बंद कर दो, नहीं तो दोनों को मर्ज कर दो, वॉट एवर एक्शन कैन बी टेकन। जिससे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका रिटन कंसेंट लाइए। एक बार जो आपने हाँ कह दी कि हाँ मैं तुम्हारा नॉमिनी बनूंगा, उसके बाद आप ये हाँ बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई सलमान खान नहीं है कि कमिटमेंट कर दी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। यू कैन इजीली विड्रॉ योर कंसेंट। और तुम इतना घमंड में मत चलो, अगर मैंने तुम्हें नॉमिनी की तरह चुना है तो मैं भी तुम्हें किसी भी दिन हटा सकती हूँ। वी मे चेंज द नेम बाय गिविंग नोटिस, और हम ये कितनी भी बार खेल सकते हैं नॉमिनी नॉमिनी, हम कितनी भी बार बदल सकते हैं नॉमिनी को, क्योंकि इसको बिल्कुल भी ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम नहीं माना जाता है। माइनर को ना हम मेंबर बनने देंगे ना हम नॉमिनी। माइनर बच्चों को बोलेंगे आप भटको भी मत ओपीसी के आजू बाजू। 1% कंपनी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी 2/68 में डिफाइंड है, जिसके अंदर में बोला है कि आर्टिकल्स, मीनिंग में पहले बात कर लेते हैं कि आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं शेयर ट्रांसफर। यार ये तो हमें पहले से ही पता था कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर इतना इजी नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड होता है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 ही हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि करंट एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज आर नॉट काउंटेड फॉर 200 पीपल, और जॉइंट होल्डर्स को सिंगल मेंबर की तरह काउंट किया जाता है। आप प्राइवेट कंपनी हो, आप पब्लिक के पास जाके शेयर इशू भी नहीं ला सकते हो, आपको पब्लिक इशू लाना प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिट। मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी इन नेचर, उसको सारे प्राइवेट वाले रूल्स लगते हैं। ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी होती है, अभी जस्ट अपन देख कर आए। बट व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी, उसकी डेफिनेशन हर बार रिवाइज होती रहती है, अभी रिसेंटली भी रिवाइज हुई है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 85। इसका जो लेटेस्ट अमाउंट या लेटेस्ट अपडेट जो आया है, यू विल फाइंड दैट इन द कमेंट्स बिलो। तो स्मॉल कंपनी का एक रूल है, अपार्ट फ्रॉम द पेड अप शेयर कैपिटल एंड अपार्ट फ्रॉम द टर्नओवर, इसके अंदर ये भी रूल बोला गया है कि आपका जो ये 3 तरीके की कंपनीज को हम लोग बिल्कुल भी स्मॉल कंपनी नहीं मानते। व्हाट आर दोस 3 कंपनीज जिनको हम बिल्कुल स्मॉल कंपनी नहीं मानते? एक होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी यानी बाप कंपनी, सब्सिडियरी यानी बेटा कंपनी। बाप बेटा कंपनी है, काय का स्मॉल हो गए तुम। सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटी का काम करते हो, जिसका दिल बड़ा वो कंपनी कैसे छोटी हो सकती है। एंड देन स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी को भी हमने कहा है कि आप इतने नखरे हैं आपके कि आपने अपने लिए अलग से एक एक्ट बना दिया, आप बिल्कुल स्मॉल कंपनी नहीं हो। हम इन 3 तरीके की कंपनीज को कोई भी छूट जो स्मॉल कंपनी को मिलती है वो नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कोई तरीके की घपले की प्लानिंग ये लोग कर सके, इसीलिए इनको बिल्कुल स्मॉल कंपनी की लिस्ट में से हमने निकाल दिया 2 क्लॉज 85 में। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी बहुत आसान है। पब्लिक कंपनी से कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मिनिमम 7 लोग हैं, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। इसमें एक जो चीज काम की याद आपको रखनी है कि कोई बहुत चंट अगर है, उसने एक पब्लिक कंपनी बनाई और पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी फिर बना डाली। सब्सिडरी जब बनी पब्लिक कंपनी की तो उसमें पैसा तो पब्लिक कंपनी का गया। अब अगर आप उसे प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी बना रहे हो तो भी वो रहेगी तो पब्लिक कंपनी ना। सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, भले आपने उसे प्राइवेट बनाने की कोशिश की हो, पर पब्लिक कंपनी का बच्चा पब्लिक कंपनी ही रहेगा, ये याद रखेंगे। इसके साथ 2 क्लॉज 71 आपका पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन भी कंप्लीट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी हम देख रहे थे 3 टाइप्स की कंपनीज हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एक अनलिमिटेड कंपनी। आइए देख लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर में मेंबर जो होता है वो एक बार वादा कर देता है कि मैंने इतने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, हर शेयर 10 रुपए का है तो मैं मैक्सिमम 10 रुपए ही देने वाला हूँ। अनपेड जो अमाउंट बचा है वो देगा। देगा कब? जब कंपनी मांगेगी। कंपनी कब मांग सकती है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, यानी कंपनी के लाइफ टाइम में या वाइंडिंग अप के टाइम पे। सेपरेट प्रॉपर्टी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी कंपनी नहीं मांगेगी। इसके अलावा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी में एक मेंबर इंडिविजुअली बोलता है कि मैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप वादा करता हूं कि इतना अमाउंट तो मिनिमम जा तुम मुझसे ले लेना। मतलब वो कंट्रीब्यूट करेगा टू द एसेट्स व्हाइल वाइंडिंग अप और टू द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पर ही ये पैसा मंगाया जा सकता है, ये पहले मंगाया जा सकता नहीं है। और अनलिमिटेड कंपनी भी वही कंपनी होती है जिसके अंदर में कितना भी पैसा मंगा सकते हैं। कितना भी पैसा का मतलब ये नहीं है कि हम कल उनको बोल दें कि आप एक काम करो 1 करोड़ रुपए लेकर आ जाओ। अनलिमिटेड कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे कितना भी पैसा मंगा सकती है। इसका ये मतलब है कि जैसे वाइंडिंग अप के टाइम पे आपका डेट ज्यादा है और आपके असेट कम है, तो उस केस में हम कितने भी पैसे मंगवा सकते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर, जितना पैसा रिक्वायर्ड है बाहर वाले क्रेडिटर्स को चुकाने के लिए, वो कितना भी मंगा सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट से भी मंगवा सकते हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द लायबिलिटी कि कितने क्या हम लोग लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप 2 क्लॉज नंबर भी देख सकते हो कि जैसे 92 है, मतलब यू से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 92 पे गया है। ये क्रोनोलॉजी में सारी ये रैंकिंग्स रहती है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग प्रमोटर एंड सेक्शन 3 और कुछ डेफिनेशंस, वी मूव ऑन टू मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे या तो ओरिजिनली ऐसा बनाया गया था या फिर जितने भी ऑल्टरेशंस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। द डेफिनेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ये मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। क्यों इसे रजिस्टर कराना जरूरी होता है? क्योंकि देखो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी अपना पैसा किस पर्पस के लिए यूज करेगी, यानी स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्लियर हो जाता है।
शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को भी पता रहता है कि पैसा किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। क्या मैं किसी भी कंपनी का जाकर के मेमोरेंडम रीड कर सकती हूँ? यस, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। आप पैसे देके बिल्कुल जब चाहें ये डॉक्यूमेंट पढ़ने जा सकते हैं। शेयर होल्डर को बिल्कुल पता चल सकता है उसका पैसा क्यों यूज किया गया है। कोई भी मेमोरेंडम उठा करके अगर आप देखोगे उसमें 6 क्लॉजेज होते हैं। 6 क्लॉजेज में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं विल डिस्कस राइट नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट होता है, फिर मेमोरेंडम होता है और फिर होता है आपका एओए। ये सीक्वेंस तो सेक्शन 6 में भी क्लैरिफाई करके रखिए, एक्ट सबसे ऊपर, मेमोरेंडम एंड देन फिर आर्टिकल्स होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मेमोरेंडम में कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते जो एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में हो। बात करते हैं मेमोरेंडम के क्लॉजेस की। मेमोरेंडम के अंदर में 6 क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज के नाम क्या रखा है कंपनी का, नाम के हिसाब से आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी होता है, पर सेक्शन 8 कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता है, उसको छूट है। वो इलेक्टोरल ट्रस्ट, फाउंडेशन, फोरम वगैरह जैसी चीजें अपने नाम के पीछे रखती है। 1% कंपनी के नाम के पीछे ओपीसी लिखा होना जरूरी होता है, और गवर्नमेंट भी अपना कुछ भी सफिक्स लगा सकती है, उसको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। नेम क्लॉज के बारे में कुछ और बातें कि नेम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए आपका। कोई भी हालत में नेम मैचिंग नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम कम गुनाह ज्यादा लगे। ये क्या, खूनी कंपनी, पापी कंपनी, ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल नाम नहीं होने चाहिए। इसकी बकायदा उन्होंने बहुत बड़ा रूल 8B वगैरह बना रखा है। मतलब भतेरे 300 350 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको कंपनी का नाम चुनना चाहिए, कौन सा डिजायरेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा मैचिंग है, कौन सा नहीं है। आप रूल 8B जाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाम से बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब पैसा आपको दे रखा है, मोदी कंपनी, ऐसा सब नाम रख लिया कि भाई एकदम ही क्लियरली हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट का पेट्रोनेज या पैसा मिल रखा है। रॉन्ग, डोंट डू दैट। अगर आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड लगे तो पहले परमिशन ले लीजिएगा। जैसे अगर आप अपने नाम में बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। सेम वे अगर आपके नाम मिसलीडिंग है, यानी आपके नाम में इंश्योरेंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज जैसे शब्द आ रहे हैं, तो सुनते ही ऐसा लगता है यार ये तो कोई बैंक है। जैसे मैंने अपनी एक क्लोथिंग ब्रांड खोली और मैंने उसका नाम रख लिया फैशन बैंक ऑफ इंडिया। यू कैन ट्रस्ट दिस फैशन। अरे बट बैंक होता है ना, तो लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कहीं ये पैसा लेन देन वाला बैंक तो नहीं। तो अगर आप ऐसा कुछ नाम यूज करने वाले हो तो यू नीड परमिशन ऑफ दीज रेगुलेटर्स। इफ यू यूज बैंक तो आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा, इफ यू यूज स्टॉक एक्सचेंज तो आपको सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन। नाम आपको करवाना पड़ता है रिजर्व। रिजर्व नाम करवाने के लिए एक रिजर्व यूनिक नेम करके एक फैसिलिटी होती है, क्योंकि आपका नाम मैच नहीं होना चाहिए, इसलिए कंपनी बनाने से पहले, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले सोच लो कि क्या नाम रखना है। एमसी की वेबसाइट पे जाकर के एक प्लेस आती है जहां पर नेम अप्रूवल के हिसाब से आप नाम डाल के दे सकते हो कि क्या ये नाम किसी ने लिया हुआ है कि नहीं। अगर वो लिया हुआ नहीं है तो फिर रिजर्वेशन में डाल दो। रिजर्वेशन के लिए रजिस्ट्रार को ये सारी डिटेल्स दे दो, रजिस्ट्रार 20 दिन के लिए आपका नाम रिजर्व करके रखेगा। अगर आप एक न्यू कंपनी है, फ्रेश कंपनी अप्लाइंग फॉर दैट नेम है, अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है जो अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आपका नाम 60 दिनों के लिए कोने में रख दिया जाएगा। ये 20 दिन के अंदर आपको पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है, जिस समय तक ये नाम आपके लिए पुट ऑन होल्ड कर दिया गया है, रिजर्वेशन में रख दिया गया है। गलत इंफॉर्मेशन देकर के अगर कंपनी बनाओगे तो फिर आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा, 1 लाख का पेनल्टी लगेगा। अगर कंपनी बनी नहीं है तो, और बन गई है तो ऑप्शन इज वाइंडिंग अप। आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, वाइंड अप आपको करवा दिया जाएगा, या फिर छोटी मोटी बात है तो नाम बदलने बोल दिया जाएगा। आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 महीने में नाम बदल देना होगा। नाम में क्या रखा है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस या डोमिसाइल क्लॉज। इसमें केवल स्टेट का नाम आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, आपको राजस्थान, आप कर्नाटक, आप हो कहाँ पे, सिर्फ आपको स्टेट का नाम बताना है। यू डोंट हैव टू मेंशन द सिटी, पिन कोड, बिल्डिंग का नाम, एरिया। दे डोंट वांट एनीथिंग, दे जस्ट वांट द स्टेट, क्योंकि हर स्टेट का रजिस्ट्रार अलग होता है। तो आपकी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका जूरिसडिक्शन कहाँ है, वो जानने के लिए दे जस्ट वांट यू टू मेंशन द स्टेट। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी काम क्या करती है वो चीज आपको बतानी होती है। अगर कंपनी का काम कंपनी के नाम से मिलता था, फिर कंपनी ने काम बदल लिया और अब उसका काम उसके नाम से नहीं मिलता, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा अपना नाम बदलने के लिए, क्योंकि आपका काम आपके नाम से मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी क्लॉज कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और लायबिलिटी अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर गारंटी से लिमिटेड है तो कितना अमाउंट का गारंटी आपने लिया है, ऑल दोज डिटेल्स विल बी फाइल्ड हियर। कैपिटल क्लॉज है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स,
और मैक्सिमम शेयर कैपिटल आपको यहाँ मेंशन करना होता है, यानी आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अगर आपकी शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है तो ना रहेगा कैपिटल, ना रहेगा कैपिटल क्लॉज। ये भी बहुत ही बेसिक सी बात हो गई। एक एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है जिसके अंदर वो 7 भाड़े के लोगों का नाम आता है जिनके साथ आप कंपनी बना रहे हो। एक एक बंदे का नाम आएगा, उसने कितने शेयर्स लिए वो आएगा, एक शेयर तो सबको ही लेना पड़ता है, और फिर उनकी साइन आएगी सामने की तरफ। तो इस तरीके से आपका एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बनता है। अगर आपने ओपीसी बनाई है तो अभी अभी हमने पढ़ा था नॉमिनी क्लॉज भी आएगा, ओपीसी नहीं है तो नॉमिनी क्लॉज नहीं बनता है। ये आपका बन गया क्लॉजेस। आपके ये मेमोरेंडम हमें खुद ही ड्राफ्ट करना पड़ता है या इसका जरा कोई एग्जांपल मिलेगा? तो सेक्शन 4 कहता है मेरे पास अलग अलग टेबल है, टेबल ABCDE, जिसमें आपको स्पेसिमेन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आप एमसी की वेबसाइट पर जा करके कंपनीज एक्ट के अंदर, इफ आई शो यू फॉर अ सेकेंड, तो एमसीए की वेबसाइट पर जा करके कंपनीज एक्ट ई बुक एक्ट, कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के अंदर में आपके फुल सेक्शंस खुल जाने के बाद में नीचे की तरफ सारे शेड्यूल्स अटैच्ड है। और ये शेड्यूल्स के नीचे जो शेड्यूल 1 है उसी के अंदर में आपको ये टेबल ABCDEFGHIJ सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं। साइट में कुछ इशू आ रहा है, इट इज नॉट लोडिंग। एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013, यस। तो ये आ गया आपका कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें नीचे की तरफ जाकर के अगर आप देखेंगे ये रहा आपका टेबल ABCDE, और यहाँ पे आपको पूरा पूरा एक फॉर्मेट मिल जाएगा जो एज इट इज आपको फिल करना है। नेम क्लॉज में नाम, ऑब्जेक्ट्स आपके क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी कैसे लिमिटेड है कि नहीं, और कैपिटल है तो मैक्सिमम उसकी डिटेल्स भर देनी है आपको, कौन कौन भाड़े के साथ लोग हैं उनका नाम आप यहाँ पे भर देंगे, और नीचे की तरफ उनका साइन, एंड दैट्स इट, आपका मेमोरेंडम हो गया। सेम वे अपन आर्टिकल्स के लिए देखेंगे, ABCDE के बाद F से आपका शुरू हो जाता है आर्टिकल्स, FGHIJ। ये रहा आपका आर्टिकल्स का एग्जाम्पल, फुल ऑन स्पेसिमेन है ये, आप सीधा डाउनलोड करके इसमें केवल लास्ट में साइन करके इसको सबमिट कर सकते हो। मूविंग बैक टू आवर टॉपिक, कि इस तरीके से आपके पास एग्जाम्पल्स ऑलरेडी भरे हुए होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रिलेटेड एक डॉक्ट्रिन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहती है कि कोई भी कंपनी वो काम नहीं कर सकती जो उसके पावर्स के बियॉन्ड है। सेम जो अपन फाउंडेशन में पढ़ते थे कि कोई भी काम अगर कंपनी ने कोशिश की है करने की जो उसके ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है, वो पूरी तरह वॉइड होगा, इनऑपरेटिव होगा, और वो कंपनी पर तो बाइंडिंग होगा ही नहीं, वो बाहर वालों पर भी बाइंडिंग नहीं होगा। ना कंपनी किसी को उस काम के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर सकती है, ना कोई और कंपनी को उस काम के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर सकता है। और आप कहेंगे कि मेमोरेंडम बाहर वाला पढ़ेगा ही कैसे? तो भाई मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, which means every person who's coming to deal with the company is supposed to, is deemed to have read it, मतलब मान ही लिया जाएगा कि वो पढ़कर ही आए हैं। Guys, even all shareholders together cannot ratify this contract, सारे साथ मिल जाएंगे ना तो भी एक void डॉक्यूमेंट को, एक void agreement को, एक void contract को वो लोग एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड कोई काम था तो उसको शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं, आर्टिकल्स के बियॉन्ड कोई चीज थी तो उस आर्टिकल्स को ठीक करके किया जा सकता है। पर अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड कोई चीज थी तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट गया तेल लेने, पहले मेमोरेंडम को अमेंड करो, ऑब्जेक्ट में वो चीज ऐड करो, एंड देन दोबारा एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो। आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड नहीं कर सकते। ऐसा प्रूव हुआ था केस लॉ एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस राइश। एक फर्म थी, एक कंपनी थी एशबरी रेलवे और फर्म थी राइश।
कंपनी की ऑब्जेक्ट क्लॉज में साफ लिखा था कि वो क्या क्या काम कर सकती है, और इन कामों की लिस्ट के अंदर में था कि वो हायर कर सकती है और लेंड कर सकती है, सेल कर सकती है रेलवे के एक्चुअली कैरेज वैगन्स वगैरह, और वो एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम कर सकती है, और वो परचेज कर सकती है, लीज कर सकती है माइंस वगैरह, मर्चेंट, कोल, टिम्बर, मेटल, मतलब कुल मिला के प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम है इसका। अब हुआ क्या कि इस कंपनी के पास जो फर्म आई, उस फर्म ने इसको ये बोला कि सुनो सुनो फर्म, तुम तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो ना। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है कि अब आप कोई भी काम कर सकते हो, ऐसा लगा राइश को, और उसने कंपनी को कहा कि एक काम करो, तुम मुझे लोन दे दो। मिस्टर राइश, आवर कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू फाइनेंस। अब मिस्टर राइश ने इसके साथ फाइनेंसिंग का बिजनेस कर लिया। अब सीधी सी बात है, वो कंपनी कोई बैंक थोड़ी है कि लोन दे देगी। कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने इस बात को रेटिफाई भी कर दिया, पर अभी तो हमने पढ़ा कि रेटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी औकात में ही नहीं था वो लोन देना जो कंपनी ने दे दिया। लेटर ऑन कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हम तो अब नहीं दे पाएंगे आपको ये लोन, क्योंकि क्या है ना कि हमारे मेमोरेंडम में ये बात नहीं थी, तो हम अपने मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा नहीं सकते, क्योंकि अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो मिस्टर राइश को बहुत गुस्सा आया, उसने कंपनी पे केस किया। उसने कहा लिखा तो है आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो। जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ तो भैया मिस्टर राइश, एक काम करूंगी, अब से जो मैं कंपनी बनाऊंगी मैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखूंगी एवरीथिंग, और फिर मैं कुछ भी कर पाऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है। जज साहब ने मिस्टर राइश को समझाया कि भाई ये जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है ये आया है किसके बाद में, ये आया है मैकेनिकल इंजीनियर्स के बाद में, मतलब इसका कलर, इसका मीनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही आएगा। तो भाई तुम रेलवे बनाते बनाते रोड बना सकते हो, लेकिन तुम लोन थोड़ी दे सकते हो। यू कांट जस्ट प्रोवाइड लोन बिकॉज तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लोन देना लिखा ही नहीं है। बैंक मत बनो अपने आप। एंड इवन सभी शेयर होल्डर्स मिलकर के भी इस चीज को रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसीजन आया, जजमेंट कोर्ट का यही आया कि भाई द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू इनेबल शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो द परमिटेड रेंज, क्या काम कर सकती है कंपनी। इसलिए कंपनी वो काम तो नहीं कर सकती जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है, और वो हम अलाउ नहीं होने देंगे। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ अल्ट्रा वायर्स। जिसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या कहते हैं हमारे? आर्टिकल्स रूल्स होते हैं कंपनी के। इसके अंदर कंपनी के इंटरनल अफेयर्स, ये मेमोरेंडम से एक लेवल नीचे होता है, मतलब कुल मिला के आपका एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देन आपका मेमोरेंडम होता है, और उसके बाद आपका एओए होता है। नाउ इसके अंदर में ड्यूटी, राइट्स, पावर्स सब कुछ डिफाइंड होते हैं हर इंसान के। इस डॉक्यूमेंट का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा होता है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट द बाय लॉज ऑफ द कंपनी। दीज आर द रूल्स दैट गवर्न द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम के सब बाहर वालों के लिए, वैसे एओए कंपनी के अंदर वाले लोगों के लिए होता है। इसका सारा का सारा कंटेंट, क्या क्या चीजें आर्टिकल्स में लिखी होती है। आर्टिकल्स में अलग अलग प्रकार के रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप वो टेबल एफ अभी खोल करके देख लेते हो तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा शेयर्स के अलग रूल्स है, डिविडेंड के अलग रूल्स है, लियन के अलग रूल्स है, हर तरीके का मैटर उसमें इंक्लूडेड है। अब कैसे बदलते हैं आर्टिकल को? आर्टिकल को बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, वो अभी हम सीखेंगे। जो सेक्शन 12 से 22 हम देख रहे हैं ना, उसके अंदर हम आर्टिकल को बदलना भी सीख लेंगे। पर कभी कभी आर्टिकल को बदलने के लिए सिर्फ एसआर काफी नहीं है। We can make this more difficult. अगर आप ज्यादा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं कि कोई मेरे आर्टिकल को बदल ना पाए, कोई मेरा ये पर्टिकुलर रूल बदल नहीं पाए, तो यू कैन मेक इट एंट्रेंच्ड। एंट्रेंचमेंट मतलब एसआर से भी ज्यादा मुश्किल कर देना आर्टिकल को बदलना। इट इज सो डिफिकल्ट दैट इट इज ऑलमोस्ट वेरी प्रोटेक्टेड। ये इसीलिए प्रोटेक्ट किया गया है क्योंकि माइनॉरिटीज को लगता है कि मेजोरिटी अपने आप से कुछ भी रूल बदल सकती है, यार हमारी तो कोई सुनेगा ही नहीं फिर। तो इसके लिए अपन ने एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन अलाउ किया है। व्हाट इज एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन? सपोज तरुण ने एक स्टार्टअप बनाया और उसने उसको प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर कर दिया। इनिशियली तो केवल उसका परिवार और वो ही मिलकर सारे शेयर्स होल्ड कर रहा है, बट लॉन्ग रन में उसको पता है कि यार अगर मुझे कंपनी को बड़े स्केल पे देखना है तो ऑफ कोर्स इतने शेयर्स तो मैं बाहर वालों को दे ही दूंगा, और अगर इतने शेयर्स मैंने बाहर वालों को दे दिए मतलब वो तो मेजोरिटी में आ गए, वो तो एसआर पास करके मुझे कभी भी डायरेक्टर की पोस्ट से निकाल सकते हैं। पर मैं हटना नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा के लिए डायरेक्टर बने रहना चाहता हूं, तो मैं इंट्रेंच कर दूंगा प्रोविजन को अभी से ही और लिख दूंगा कि अगर आपको ये वाला रूल चेंज करना है कि मिस्टर तरुण को एज अ डायरेक्टर निकालना है तो कम से कम 95% वोट्स मारने पड़ेंगे। और ये तो उसको पता है कि कोई भी हालत में जिंदगी में 5% से ज्यादा शेयर्स तो मेरे और मेरे परिवार के पास ही रहने वाले हैं। तो इस केस में उसने प्रोविजन को बहुत मुश्किल कर दिया है और इस प्रोविजन को कहते हैं एंट्रेंचमेंट। ऐसा कोई प्रोविजन आप कब डाल सकते हो?
सी, या तो तभी डाल दो जब कंपनी बन रही है। कंपनी बन रही है तो बनाओ ही डिफिकल्ट रूल, या कंपनी बनने के बाद आपको कोई रूल को डिफिकल्ट बनाना है तो इन प्राइवेट कंपनी ऑल पीपल विल हैव टू मेक इट डिफिकल्ट। इन पब्लिक कंपनी आप एसआर से उसको डिफिकल्ट बना सकते हो और बाद में फिर जो भी डिसाइड हुआ कि 80% या 85% या 90% या 95%, ऑफकोर्स 100% तो नहीं कर देंगे, बट स्टिल इसमें से कितना डिफिकल्ट बनाना है वो आपका चॉइस है। और आप इस तरीके से बना के प्लीज रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दो दैट यू मेड समथिंग डिफिकल्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको हटाने की या चेंज करने की बात हो तो रजिस्ट्रार को भी पता हो कि ये सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकता नहीं है। ही विल हैव टू चेक के मोर डिफिकल्ट वाला रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं। FGHIJ मॉडल रेगुलेशंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। आर्टिकल्स ऑन मेमोरेंडम के बीच का डिफरेंस क्वाइट इजी, यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो कहता है कि भाई क्योंकि ये MOA AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है तो जो भी आदमी आया है कंपनी के साथ डील करने, भाई वो पढ़कर आया होगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर आए, वो इंश्योर करके आए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंप्लीट कंफर्मिटी के साथ हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ये मैच करते हैं, और मैं इस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ वो उसके मेमोरेंडम के विदिन है। मतलब हम मान लेंगे कि उसको ये नोटिस है, इम्प्लाइड नोटिस हम मान लेंगे। ऑफकोर्स इतनी बड़ी कंपनी के साथ आप डील करने जा रहे हो, आप में बुद्धि नहीं है कि आप उसका मेमोरेंडम पढ़ के जाएं, आप देख नहीं सकते। आपको पढ़ना ही चाहिए कि ये कंपनी लोन दे सकती है कि नहीं, ये कंपनी वो काम कर सकती है कि नहीं जिसके लिए मैं इसके साथ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो मान लेंगे कि कोई भी आदमी पढ़कर आया है, ना सिर्फ वो पढ़कर आया बल्कि उसे समझ आया। पर ऐसा हो जाने की वजह से बेचारा आउटसाइडर कभी कभी फंस जाता है, और कंपनी तो मजे ले रही थी। मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इट इज फ्रॉम द एंगल ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो, बट कभी कभी हमें आउटसाइडर के लिए भी एक्शन लेना पड़ता है, जैसा कि टर्कोन रूल में हुआ था। व्हाट हैपेंड इन टर्कोन रूल वाज देयर वाज अ कंपनी जिसने एक बैंक से लोन लिया था जिसका नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक। एक रॉयल ब्रिटिश बैंक थी और एक कंपनी थी जिसने रॉयल ब्रिटिश बैंक से लोन लिया था, और उस कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि उसका लिक्विडेशन होना पड़ा, और लिक्विडेशन में मिस्टर टर्कवॉन्ड वाज अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा जाकर के मिस्टर टर्कवॉन्ड द लिक्विडेटर को कि सर ये कंपनी को तो मैंने भी बॉन्ड इश्यू किया था 2000 पाउंड स्टर्लिंग का, आप प्लीज ये पैसे मेरे मुझे वापस दीजिए। तो मिस्टर टर्कवॉन्ड ने उनसे क्या कहा कि सर कंपनी ने जो आपसे लोन लिया था ना, एक्चुअली वो लोन जिस रेजोल्यूशन से पास हुआ था ना उसमें वो अमाउंट मेंशन्ड ही नहीं थी, और साफ कहा है कंपनी के रूल्स में कि अगर अमाउंट मेंशन्ड नहीं होगी, रेजोल्यूशन बिना अमाउंट के पास होगा तो कंपनी वो पैसे नहीं देगी। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक को बहुत गुस्सा आया। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि सर बात तो आपकी सही है, बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने अपने स्पेशल रेजोल्यूशन में वो अमाउंट लिखा है कि नहीं। और ये बात उस जमाने की है जब एक्चुअली स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी के अंदर ही पास होता था और आरओसी के पास रजिस्टर भी नहीं होता था। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी से पूछा था कि क्या आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। कंपनी ने बोला हाँ हमने पास किया, हमने अपने शेयर होल्डर से परमिशन ली है। दुनिया में कैसे पता लगा पाती वो बैंक के कंपनी के डायरेक्टर्स ने ऐसा कोई घपला किया है। मतलब क्या मैं ये सिंपली कह सकती हूँ कि कंपनी के अंदर का कानून तो कंपनी के अंदर के लोगों का होता है, एक बेचारा बाहर वाला कैसे पता लगाएगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो साफ रूल बन गया टर्कवॉन्ड रूल उस दिन से कि पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी cannot know what is going on in the company, what are its internal problems, और ना उसे जरूरत है ये जानने की। यार मैं को तो बस ये बोला ना MOA AOA पढ़कर आओ, तो मैं MOA AOA पढ़कर आया हूं ना, अब मैं MOA AOA के प्रोविजंस भी अंदर फॉलो हुए हैं कि नहीं पता लगाऊं तो मैं कंपनी का डायरेक्टर ना बन जाऊं। मतलब ये बाहर वाले मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, पर इसके भी एक्चुअली एक्सेप्शन है। देखो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन्ड का रूल एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। क्या हुआ था कि रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बैंक है जिसने इस कंपनी के डायरेक्टर्स और CS जिसकी भी साइन थी वो साइन करवाकर कंपनी को 2000 पाउंड स्टर्लिंग का बॉन्ड साइन करके दे दिया। रॉयल ब्रिटिश बैंक इतनी ऑनेस्ट थी कि वो MOA AOA पढ़कर आई, उसको पता भी था कि एक SR जिसमें अमाउंट स्पेसिफाई करके पास कराना है वो होना चाहिए। उसने इनसे पूछा, इनने कहा हाँ हमने पास करा दिया है। प्रॉब्लम ये थी कि रेजोल्यूशन के अंदर में अमाउंट नहीं लिखा था। भाई अमाउंट न लिखे होने की वजह से कंपनी डिनाई करने लगी, बोली कि हम तो नहीं देंगे ये पैसा, क्योंकि ये लोगों ने अमाउंट तो स्पेसिफाई नहीं किया। पर रॉयल ब्रिटिश बैंक बोला तेरी गलती,
मैं कैसे पता करूं कि अमाउंट लिखा है कि नहीं? एसआर वॉज नॉट रजिस्टर्ड एट द टाइम एंड इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट के इस कंपनी को रॉयल ब्रिटिश बैंक के 2000 पाउंड स्टर्लिंग पैसे चुकाने पड़ेंगे। दिस वॉज टर्कॉन्स रूल। टर्कॉन्स रूल के एक्सेप्शंस, अब ये इनसाइडर रूल या आउटसाइडर रूल, इतना फायदा उठाने लगे लोग इसका। कुछ आदमी इतने खराब थे और कुछ केसेस ऐसे हुए जहां पे बाहर वाला एक्चुअली बाहर वाला है ही नहीं, वो अंदर वाला है और वो बाहर वाला बनने का नाटक कर रहा है टर्कॉन रूल का बेनिफिट उठाने के लिए। एक केस में ऐसा हुआ कि कंपनी है, उसके आर्टिकल्स में लिखा था कि कभी भी अगर 2000 पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा बोरो करना रहा तो एसआर में अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टर बोलता है, डायरेक्टर ने 3500 पाउंड स्टर्लिंग का लोन दे दिया कंपनी को बिना अमाउंट स्पेसिफाई किए, सेम एज रॉयल ब्रिटिश बैंक, अमाउंट स्पेसिफाई नहीं था। अब डायरेक्टर बेचारा भोला क्या बनता है, मैं तो एओए पढ़कर आया हूं, मुझे तो पता था कि एसआर का अमाउंट लिखा होना चाहिए था, मैंने अज्यूम कर लिया। भाई तू कैसे अज्यूम कर सकता है, तू तो इनसाइडर है ना, तुझे तो एक्चुअली नॉलेज है इस इरेगुलरिटी की। रॉयल ब्रिटिश बैंक का तो जेन्युइन केस था, वो तो बेचारा बाहर वाला था, उसे तो नहीं पता था, तुझे तो एक्चुअली पता है, तो यू कांट क्लेम। तो अगर किसी को एक्चुअल नॉलेज है ना इरेगुलरिटी का, या किसी को शक होना चाहिए ना, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता, वो रॉयल ब्रिटिश बैंक के अंदर ये जो पना या जो छुपते हैं वो ये नहीं ले सकता, वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कवर नहीं होता है, वो उसका एक्सेप्शन होता है। सेम वे अगर आपको कोई तरीके का सस्पिशन होना चाहिए था, जैसे एक दिन एक अकाउंटेंट एक बैंक के पास एक कंपनी का 20% स्टेक बेचने आ गया, बैंक ने बोला मैं तो एओए पढ़कर आया हूं, मुझे लगा इसके पास पावर ऑफ अटर्नी होगी। अरे तुम्हें नहीं लगता एक कंपनी का अकाउंटेंट 20% कंपनी नहीं बेच सकता? तुम्हें शक होना चाहिए था, तुम्हें पावर ऑफ अटर्नी मांगनी चाहिए थी। तो ऐसे में तुम ये नहीं बोल सकते मैं तो एओए पढ़कर आया हूं ना, अरे भाई तुम्हें शक होना चाहिए था, तो उस केस में ये नहीं लगेगा। सेम वे एक बैंक थी, एक डायरेक्टर ने कंपनी ए से लोन लिया और चुकाया कंपनी बी के अकाउंट से, किसी भी बैंक को जिंदगी में इस बात पर शक होता। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो एमओए एओए पढ़कर आया हूं, मुझे क्या पता था। तुझे पता नहीं था बट तुझे शक तो होना चाहिए था, यू शुड हैव गेस्ड इट कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है, यू शुड हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, इसके अलावा एक कंपनी है और एक बैंक है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया और कंपनी के 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए था। एक्चुअली ये सारी साइन फोर्ज्ड निकली। किसने फोर्ज करी? कंपनी के सीएस ने फोर्ज कर दी। अब यहाँ पे बैंक की गलती नहीं है पर कंपनी की भी तो गलती नहीं है। ऐसे ही कंपनी का फेक साइन अगर सब लोग करते रहे और कंपनी सबको पैसा देती रही तो कंपनी तो कंगाल हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे बैंक को कहा प्लीज गो एंड परस्यू दिस सीएस, अपना पैसा इससे निकलवाओ। आप एक्चुअली कंपनी को तो ब्लेम नहीं कर सकते और कंपनी से तो पैसा नहीं मांग सकते। तो एक्सेप्शन 3 है, एक एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा जब आपको शक होना चाहिए था, और तीसरा आपका फोर्जरी। तो ये 3 एक्सेप्शंस आपके टर्कॉन रूल के होते हैं। इसमें हम एक्चुअली भी आउटसाइडर को भी सपोर्ट नहीं करते, वापस इनसाइडर को यानी कंपनी को ही सपोर्ट करते हैं। इसके साथ आपका एओए का कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाता है। वी आर डन विथ एओए ऑल्सो। हमने प्रमोटर क्या होता है, कौन होता है देख लिया। सेक्शन 3 वी आर डन विद। सेक्शन 6 हो गया, मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो कि काफी बेसिक्स है। देन वील टॉक अबाउट सेक्शन 8 कंपनी एंड देन सेक्शन 9 एंड 10। सेक्शन 7 के अंदर में बोला है प्रोसीजर, कैसे कंपनी बनाते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। तो भाई अपने को सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होते हैं। तो रजिस्ट्रार अपने को एक सर्टिफिकेट दे देता है जिसके अंदर एक यूनिक CIN नंबर होता है। एक कंपनी का जो नंबर है वो दूसरे के पास नहीं होगा, ये बिल्कुल यूनिक नंबर होता है जिसकी आपकी आइडेंटिटी बनती है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जीवन भर संभालने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, अभी जस्ट बता देती हूँ। अगर किसी ने जानबूझ के कोई इन्फो छुपाई या कुछ झूठ बोल करके कंपनी बना ली तो वो 447 में पकड़ा जाएगा, फ्रॉड का सेक्शन है। और तो और ट्रिब्यूनल उसके अगेंस्ट बहुत गलत एक्शंस भी ले सकता है, जैसे कि उसका नाम हटा सकता है, वाइंड अप करवा सकता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल बदल कर कोई भी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकता है, या जो एक्शन उसको ठीक लगे वो ये कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से फाइल करने हैं जरा वो देख लेते हैं अपन। डॉक्यूमेंट्स अपन को देने हैं, नंबर 1 तो मेमोरेंडम और आर्टिकल। नंबर 2 अपन को डॉक्यूमेंट देना है फर्स्ट डायरेक्टर्स और एक सीए साइन करके बोलेगा एक्ट रूल सभी कंप्लाई हो गए हैं, आरओसी को ये मिलेगा डॉक्यूमेंट। तीसरा एक डिक्लेरेशन होगा
सभी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम यानी 7 लोग और फर्स्ट डायरेक्टर्स यानी मिनिमम 3 लोग ये लिख कर देंगे कि प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट में हम कभी पकड़े नहीं गए हैं कंपनी के केस में। दूसरा ये लिख के देगा कि पिछले 5 सालों में हमने कंपनी लॉ का कोई फ्रॉड नहीं किया है, हमने जो कहा है सच के सिवा कुछ नहीं कहा है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और ट्रू है, ऐसा हम लिख के देंगे। इसके अलावा कंपनी का एक टाइम पास एड्रेस एक बार के लिए आरओसी को दो, क्योंकि तुम सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करोगे तो बदले में आरओसी ने भी तो वापस जवाब देने की कोई जगह होनी चाहिए। तो एक कंपनी का एक बार के लिए टेम्पररी एड्रेस अपने को यहाँ पे फाइल करना होगा, विच मे बी द एक्चुअल एड्रेस ऑल्सो ऑफ द कंपनी। देन अपन को ये बताना पड़ेगा कि ये जो 7 लोग हैं, नाम, पता, आइडेंटिटी प्रूफ और पान कार्ड वगैरह जो भी डिटेल्स चाहिए। सेम फॉर डायरेक्टर्स ऑल्सो, बस डायरेक्टर्स की केस में डिन एक्स्ट्रा लगेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और इनकी मंजूरी कि ये डायरेक्टर बनना चाहते हैं और ये कौन कौन सी फर्म में इंटरेस्टेड है, ये सारी बातें इनको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो जब ये लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में अपने को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार से मिल जाएगा और बाकी की प्रक्रिया अपन ने देख ली है। सेक्शन 8 इज अ चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी क्यों बनती है भाई? चैरिटेबल कंपनी बनती है फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इनका, जरा ध्यान से देखें। कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिलीजन से लेकर योगा तक कोई भी चीज जो आप किसी के भी बेनिफिट के लिए कर रहे हो उसे हम चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। यूजुअली चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव जो कंपनी खोली जाती है वो ऐसे लोगों द्वारा खोली जाती है जिनके घर पे ऑलरेडी चैरिटी हो चुकी है, इन द सेंस दे आर वेरी रिच एंड दे हैव मनी टू स्पेंड, यानी उनको कोई तरीके का डिविडेंड ना दिया जाएगा, ना एक्सपेक्टेशन है उनको, यानी डिविडेंड इज प्रोहिबिटेड बाय दिस कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर आरओसी को दे दिया है। आरओसी एक स्पेशल लाइसेंस इशू करेगी तभी आप सेक्शन 8 कंपनी खोल सकते हो। एक बार आपकी सेक्शन 8 कंपनी खुल गई तो उसके बाद गाइस आप अपना मेमोरेंडम और एओए बिल्कुल ऑल्टर नहीं कर सकते जब तक कि आप इनकी सीजी की यानी आरओसी की परमिशन नहीं ले लेते। इसके प्रिविलेजेस ऑब्लिगेशन एक लिमिटेड कंपनी जैसे हैं, हालांकि इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत है नहीं। लाइसेंस जिस प्रकार इनको मिला है उसी प्रकार छीना भी जा सकता है यदि कोई कंडीशन कॉन्ट्रावीन करोगे तो। मतलब सपोज एक सेक्शन 8 कंपनी ने कोई कंडीशन कॉन्ट्रावीन करने की कोशिश की है तो सबसे पहले ऐसा होगा कि इनको रिटन में एक नोटिस आएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बोलो तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद में अगर प्रूव हो जाता है कि भाई हाँ ये गड़बड़ थी ही और उनका लाइसेंस हमें रिवोक करना पड़ेगा, तो क्या हो सकता है इनके साथ में? नंबर 1 इनका स्टेटस कन्वर्जन हो सकता है, यानी इन्हें सेक्शन 8 कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कैसे में भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है। इन्हें अपना नाम बदलने बोला जा सकता है, इन्हें वाइंड अप करने बोला जा सकता है, इन्हें दूसरी सिमिलर कंपनी के साथ अमालगमेट भी करवाया जा सकता है। इनके पावर्स क्या है? पावर सबसे पहला तो एक ये है कि लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना है, दिस इज वन प्रिविलेज। सेकंड प्रिविलेज, जैसे नॉर्मल कंपनीज को 21 दिन का टाइम पीरियड मिलता है ना नोटिस देने के लिए, ये 14 दिन पहले भी देंगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स जैसा कोई रूल इनको लगता नहीं है। इन्हें नॉमिनेशन या रेम्यूनरेशन या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप वाली कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एक पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, मेंबर नहीं बन सकती, पर सेक्शन 8 कंपनी में कुछ अलग ही खास बात है, एक पार्टनरशिप फर्म भी इसके शेयर्स खरीद सकती है। पेनल्टी दे रखा है, अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आपको मेंबर्स सभी स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कराना ही पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कि अब हम लोग चैरिटी कर करके थक गए हैं, हमें साधारण कंपनी बनना है। ऐसा नहीं कि पहले लोगों का पैसा ले लिया और फिर बोल दिया हम तो चैरिटी भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका सेक्शन 8 कंपनी। देन आता है सेक्शन 9 एंड 10 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार जो कंपनी बन गई तो परपेचुअल सक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कर पाएगी कंपनी। कंपनी किसी को स्यू भी कर सकती है, कोई कंपनी को भी स्यू कर सकता है। कंपनी किसी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, बेच सकती है। कंपनी लीगल पर्सन बन जाएगी, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। एक शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कंपनी में होता है, कंपनी की प्रॉपर्टी में नहीं होता है। ये मकावड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस में अपन ने पढ़ रखा है कि अगर आप कंपनी के असेट में कंट्रीब्यूट करते हो, इसका ये मतलब नहीं कंपनी के असेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के हो गए। कंपनी के असेट कंपनी के ही रहते हैं, शेयर होल्डर के असेट शेयर होल्डर के ही रहते हैं, दोनों का अलग अलग आपस में कोई लेना देना नहीं है। यानी कंपनी के असेट शेयर होल्डर के असेट नहीं बनते। 100% सब्सिडियरी हो आप किसी होल्डिंग के तो भी होल्डिंग अलग एंटिटी है और सब्सिडियरी अलग एंटिटी है, ये इसके साथ मिक्स नहीं हो जाती। सेम वे अगर आप 100% गवर्नमेंट कंपनी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गवर्नमेंट हो, आपका वजूद गवर्नमेंट से अलग ही रहेगा। ये कुछ खास बातें इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की।
मेमोरेंडम और आर्टिकल का क्या इफेक्ट होता है भैया, ये बांध देते हैं, इट बाइंड्स द कंपनी एंड द मेंबर्स। एक बार मेंबर ने साइन कर लिया एमओए पे, अब कंपनी मेंबर्स को लायबल है, मेंबर कंपनी को लायबल है, बट याद रखिएगा दो मेंबर एक दूसरे को बिल्कुल लायबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट लायबल टू ईच अदर, दे माइट नॉट इवन नो ईच अदर। अब आ जाते हैं नए प्रोविजंस जो आपने अब तक कभी नहीं पढ़े, यानी अब तक तो अपना फाउंडेशन का ही रिपीट वर्जन चल रहा था, आपको डेजा वू फील हो रहा था, पर अब हम चालू करेंगे इंटर के नए कॉन्सेप्ट्स, दैट इज सेक्शन 10 एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है जिसने कहा है हर कंपनी जो 2019 के बाद बनी है, कंपनी ऑर्डिनेंस 2019, और अगर उसके पास शेयर कैपिटल है तो वो तब तक बिजनेस शुरू नहीं कर सकती या तब तक लोन नहीं ले सकती जब तक कि उसने आरओसी के पास कुछ डिटेल्स फाइल ना कर दी हो 180 दिन के अंदर अंदर। ये 3 डिटेल्स है। डिटेल नंबर 1 कि जिन जिन सब्सक्राइबर ने वादा किया था क्या उन्होंने अपना शेयर पे कर दिया है, इसके साथ आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना। दूसरा कि रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन में ले लेना होता है हमें, क्या 30 दिन के अंदर अंदर ये रजिस्टर्ड ऑफिस हमने ले लिया है, उसका वेरिफिकेशन, इसमें बकायदा फोटोएं खींची जाएंगी रजिस्टर्ड ऑफिस की, एक सीएस या सीए बंदा जो होगा वो चलेगा आपके साथ ये चीजें वेरीफाई करने के लिए, आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं है रजिस्ट्रार को। सिमिलरली ये लास्ट वाला तो इफ एंड बट वाला है, अगर आपको कोई सेक्टोरल रेगुलेटर की परमिशन चाहिए थी, से फॉर एग्जांपल आप बैंक खोल रहे हो और आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए थी, तो क्या आपने वो अप्रूवल ले ली है या नहीं। अगर इस सेक्शन को 180 डेज में आपने कंप्लाई नहीं किया तो आप कंपनी तो चालू कर ही नहीं सकते, और इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर पेनल्टी है जो अलग। इनफैक्ट अगर आरओसी को जरा भी शक हुआ कि आप धंधा कर ही नहीं रहे हो तो वो आपके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करके आपका नाम तक के भी बिजनेस में से निकलवा सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से आपका नाम हट जाएगा, जो इन कॉर्पोरेशन की इतनी मेहनत आपने करी, कंपनी भी नहीं बचेगी आपके पास में काम करने के लिए। इसके साथ आपका सेक्शन 10A नया सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जो बिल्कुल ही नया वर्जन है जो इंटर में आता है, दैट इज सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 22 तक का। सेक्शन 11 क्या है भाई, सेक्शन 11 है ही नहीं, इट वाज ओमिटेड, कमेंसमेंट वाला सेक्शन, और उसकी जगह 10A आ गया है नया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 12 से लेकर के लास्ट में हम लोग जाएंगे सेक्शन नंबर 22 तक। चलो शुरू करते हैं। इसमें केवल 2 सेक्शंस बड़े हैं, 12, 13, एंड देन हेंस फोर्थ हमारे सारे सेक्शंस बहुत छोटे छोटे सेक्शंस है, करते चलते हैं। सेक्शन 12 में 2 पार्ट है। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी एंड देन अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। पहले अदर थिंग्स देख लेते हैं क्या बोला है। सेक्शन 12 कहता है कि अगर कोई कंपनी का सील है, जो स्टैंप लगता है, तो उस पे कंपनी का नाम भी लिखा होना चाहिए। अगर कंपनी कोई लेटर हेड बनाती है तो उस लेटर हेड पर कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का एड्रेस होना चाहिए, उस पर कंपनी का CIN नंबर होना चाहिए, उस पे कंपनी के फोन नंबर्स होने चाहिए, मेल या वेबसाइट डिटेल्स होनी चाहिए। ये सभी लेटर पर, ऑल लेटर्स मतलब नॉट जस्ट, ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, नॉट जस्ट लेटर बल्कि हर बिल हेड पर, हर ऑफिशियल पब्लिकेशन पर ये होना चाहिए। अगर कंपनी ने अपना नाम बदला है तो 2 साल तक आप पुराना नाम भी अटैच करोगे भैया, आप अपने कांड से भाग नहीं सकते हो। तो ये होगी अदर बातें, पर मेजरली सेक्शन 12 इज अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपनी है उसका एक फिजिकल लोकेशन होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए, और जहां उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, वहीं से उसकी नेशनैलिटी डिटरमाइन होगी कि वो इंडियन कंपनी है कि भी नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस ले लेना है और रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर बता भी देना है। हर ऑफिस के बाहर, आपकी जितनी ऑफिस है ना, सबके बाहर आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होना चाहिए, पेंट हुआ होना चाहिए। इस सेक्शन को ना मानने पर पेनल्टी दे रखी है, और अगर यहाँ पर भी सेक्शन के हिसाब से आरओसी को लगने लगा कि काम नहीं हो रहा है, कंपनी तो डमी है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन करवा कर अगर पता चला कि सच में काम नहीं हो रहा है तो वापस आपका नाम कट जाएगा। जैसा सेम अभी अपन ने 10A में पढ़ा, वैसा सेम प्रोविजन सेक्शन 12 में भी है। सेक्शन 12 का एक ऐसा प्रोविजन है जो सेक्शन 13 के साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है और आपस में एक्चुअली रिलेटेड भी है, क्योंकि सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर ही रहा है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अपन ने कहीं पर भी खोला हो तो उसे बदल भी तो सकते हैं। सपोज मैं भाई कोई भी एक एरिया में, मैं गुजरात के एक पर्टिकुलर सिटी के एक एरिया में काम कर रही हूँ, तो ये जरूर हो सकता है ना कि मेरे को वो बिल्डिंग के अंदर बहुत इश्यूज हो और फिर मैंने वो सोसाइटी चेंज कर लिया, सेम सिटी के अंदर में दूसरी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस कर लिया। ये बहुत छोटी बात है,
और इतनी छोटी बातों के लिए हम कैसे चेंज कर लेंगे? जस्ट बोर्ड आपस में एक रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर लेगा। आपको शेयर होल्डर्स तक को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा मुद्दा है। हमने सिटी तक भी चेंज नहीं करी। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, और हो रहा है गाइस विद इन लोकल लिमिट्स, बहुत आस पड़ोस में चेंजेस हो रहे हैं, हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके काम हो जाएगा, वी डोंट हैव टू बॉदर। बट अगर ये जा रहा है आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ द सिटी, मतलब मैंने शहर ही बदल डाला, हम सूरत से अहमदाबाद चले गए, तो भाई उस केस में शेयर होल्डर्स को थोड़ी तकलीफ होगी। इसके लिए उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके काम करा लो। अभी तक भी गाइस बहुत बड़ा वांदा नहीं है, क्योंकि मेरा स्टेट सेम है, और जब तक मेरा स्टेट चेंज नहीं होता, आपको भी पता है कि मेमोरेंडम में तो स्टेट का ही नाम आता है, यानी मैंने मेमोरेंडम का ऑफिस क्लॉज तो अब तक बदला भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेट सेम है। अब दो स्टेट्स ऐसे हैं गाइस जहां पे सेम स्टेट में चेंज करने के बावजूद आपका आरओसी बदल जाता है। वन इज योर महाराष्ट्र एंड अनदर वन इज योर कर्नाटक। ये दो जगह ऐसी है जहां पे दो दो रजिस्ट्रार है, क्योंकि इतना बड़ा है और इतनी ज्यादा कंपनियां बनती है कि उस हिसाब से दो रजिस्ट्रार्स हैं। तो आपने सेम स्टेट रखा, तो अब तक मेमोरेंडम तो चेंज नहीं हुआ, और मेमोरेंडम चेंज होता है तभी आप सेक्शन 13 में जाते हो, क्योंकि वो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का सेक्शन है। तो जब तक आपका मेमोरेंडम सेम है, आप सेक्शन 12 में ही, और सेक्शन 12 के अंदर अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो वो कैसे होगा? आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कराना ही है, जो तो आपने यहाँ पे भी कराया था। अब आपको रीजनल डायरेक्टर को परमिशन लेनी होगी कि सॉरी सर, हमारा आरओसी चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार से चेंज किया है हमारा एरिया कि हम जिस आरओसी के ज्यूरिसडिक्शन में आते थे वही बदल गया। हालांकि हमारा स्टेट सेम है, सो वी आर नॉट गोइंग इन सेक्शन 13, हम सेक्शन 12 में ही है। आरडी को क्योंकि सेम स्टेट है, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, वो 30 डेज में अपनी हाँ या ना बोल देगा। फिर आप ये सेम चीज रजिस्ट्रार के पास 60 डेज में फाइल कर दोगे, और रजिस्ट्रार आपको नया सर्टिफिकेट 30 डेज में दे देगा, यानी 30, 60, 30। जैसे ही वो आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा, ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा कि आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल दिया है। ये आपका फिनिश हो जाता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 याद रखिएगा कि अभी तक स्टेट सेम ही था, इसके लिए यहाँ पर आए। सेक्शन 13 का नाम ही ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है। अब आपको पता है कि मेमोरेंडम में बहुत सारे क्लॉजेस है, नेम, डोमिसाइल, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी। ये डोमिसाइल यानी स्टेट क्लॉज हुआ आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हुआ आपका। तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगी, क्योंकि अभी जस्ट अपन सेक्शन 12 पढ़कर आए, उसमें चेंज पढ़कर आए, वो चेंज इसके साथ एकदम रिलेटेड है, तो साथ में ही पढ़ लेना चाहिए, देन अपन नेम पे बाद में चल लेंगे। तो अगर ऑफिस चेंज हुआ, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि सेम सिटी में होएगा तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अगर स्टेट सेम है अभी भी, तो भी सेक्शन 12 में ही है, मतलब ये भी 12 में हुआ था, ये भी 12 में हुआ था। गाइस स्टेट सेम है और आरओसी बदल गया, अभी भी अपन सेक्शन 12 में ही है। अपन सेक्शन 13 में तब चलते हैं जब स्टेट ही बदल जाता है, तब सेक्शन 13 में आते। और एक चीज देख लो, जब तक सिर्फ सिटी सेम थी ना, तब तक बहुत बड़ा मैटर नहीं था, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम हो गया था, शेयर होल्डर्स को इंक्लूड नहीं किया था। बाकी सब में एसआर तो है ही। सेकेंड केस में भी यार, जब तक के बियॉन्ड लोकल लिमिट्स, अपन बहुत बियॉन्ड नहीं गए और बहुत अपन ने आरओसी नहीं बदला, तब तक के भी स्पेशल रेजोल्यूशन करके आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया तो काम हो गया। लेकिन अगर स्टेट सेम है बट आरओसी बदल गया, तो फिर रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा, और 30, 60, 30 का अपन ने रेशियो देखा था। और फिर अपन को जब नया सर्टिफिकेट आएगा तो कंक्लूसिव एविडेंस बनेगा। अब जाके हम सेक्शन 13 में जो नया पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, बट गाइस अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी रीजनल डायरेक्टर को ही देके रखी है, और जितना टाइम उसको यहाँ पे 30 डेज का लग रहा था रीजनल डायरेक्टर को, उतना टाइम उसको यहाँ पे 60 डेज का लगता है। सेम चीज है, बस 60 डेज हो गया है 30 डेज की जगह, और फिर वो नया आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में स्टेट का नाम आता है जो आपका बदल गया है। जैसे यहाँ पे स्टेट का नाम कोई और था, और यहाँ पे अब अगर स्टेट का नाम कुछ और हो गया है, तो आपका एरिया का नाम भी बदलेगा, इस वजह से आपको नया सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका डोमिसाइल क्लॉज, मतलब डोमिसाइल क्लॉज में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सीजी ने आरडी को दे दिया है काम, तो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है। जब आपको सेम स्टेट के अंदर चेंज करना था तो 30 दिन में देता था वो रिप्लाई, अब आपको 60 दिन में देगा। आपको सभी क्रेडिटर की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम स्टेट छोड़ के भाग तो नहीं रहे भगोड़े, तो सभी क्रेडिटर्स को या तो डिस्चार्ज कर लो, नहीं तो उनको कुछ सिक्योरिटी दे दो, नहीं तो इनकी परमिशन ले लो। आपको पुराने आरओसी और नए आरओसी दोनों के पास ये फाइल करना पड़ेगा कि अब हम लोग
पुराने वाले को बोलोगे अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखने का, और नए वाले आरओसी को बोलोगे स्वागत नहीं करोगे हमारा। ऐसे में आपको दोनों के पास फाइल करवाना है, और जो नया वाला आरओसी है वो नया सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, तो आपका डोमिसाइल क्लॉज रजिस्टर हो गया। गाइस बहुत मुश्किल है मेमोरेंडम ऑल्टर करना। नेम क्लॉज में भी देखो सीजी की परमिशन लगेगी। अब सीजी ने ये काम भी आरओसी को दे दिया, सीजी बहुत बिजी है तो उसने डेलीगेट कर दिया अपने काम। सब जगह एसआर है, सब जगह। कॉमन चीजें याद कर लेने की, इन एवरी आंसर इट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन सेक्शन 13 में कवर्ड है ही नहीं, ये आप शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर ही पढ़ते हो कि कैपिटल क्लॉज कैसे ऑल्टर होता है, एंड सेक्शन 61 में अपन इसका ऑल्टरेशन देखते हैं। लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एसआर से चेंज होता है, और कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61 में बताएंगे शेयर कैपिटल चैप्टर में। और जो आपका 7 लोगों वाला एसोसिएशन क्लॉज है वो तो चेंज ही नहीं होता, तो उसके अंदर तो कुछ चेंजेस वाली बात डालनी ही नहीं है। तो बात और किसकी चेंज होगी, एक नेम क्लॉज चेंज होगा और एक ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज होगा। नाम अगर आपको बदलना है, अगेन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, नया सीओआई देगा। और आप नाम नहीं बदल सकते अगर आपने पिछले 3 साल के एनुअल रिटर्न फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, या डिपॉजिट डिबेंचर कुछ बाकी है आपका, मतलब भागने की कोशिश कर रहे हो, डिबेंचर वगैरह का पेमेंट बाकी है, नाम बदल लोगे तो भी कोई आपको नाम बदलने ही नहीं देगा ऐसे केस में। ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी आप अपना काम बदलना चाहते हो। अगर आप अपना काम बदलना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप अपना काम बदलना चाहते हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और क्या होता है ना कि सभी लोग तो आ नहीं पाते मीटिंग में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि आप काम बदलना चाहते हैं, तो आपको घर बैठे सभी को इसमें पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज में कि आप अपना काम बदल रहे हो। आपको वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस में पड़ा जो भी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, जो भी अमाउंट ऐसा है जो अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, वो अमाउंट भी आप अगर यूटिलाइज करना चाहते हो किसी और पर्पस के लिए जिसके लिए आपने लिया था, उसके अलावा वाले पर्पस के लिए लेना चाहते हो, तो भी आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स आपने कुछ और बोल के पैसा मांगा था, अब आप उसको किसी और काम के लिए यूज करना चाहते हो, तो जितने भी शेयर होल्डर्स खुश नहीं है उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दीजिए, और किस प्राइस पे एग्जिट करवाना है वो आप सेबी से पूछेंगे। ये पूरी डिटेल आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी है 30 डेज में। हर केस में, इन दोनों केस में तो वो नया सीओआई देगा ही आपको, और जब तक न्यू सीओआई नहीं आता है ये सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ आपका सेक्शन 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 14 पर कि भैया आर्टिकल्स कैसे ऑल्टर होते हैं। आर्टिकल्स ऑल्टर करने का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो, वेरी सिंपल। आर्टिकल आपको तभी भी चेंज करने पड़ेंगे जब आप एक पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन रहे हो, प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन रहे हो, क्योंकि दोनों के रूल्स डिफरेंट होते हैं। एक जगह आपको पब्लिक से पैसा रेज करना प्रोहिबिटेड है, एक जगह शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आपने ऐसा कुछ कन्वर्जन किया, अगर आपने ऐसा कुछ ऑल्टरेशन किया जिसमें आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस जो प्राइवेट कंपनी पर लगते वो हटा दिए, जैसे प्राइवेट कंपनी पे शेयर ट्रांसफर का रिस्ट्रिक्शन है और आपने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो गाइस इट विल सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। और अगर पब्लिक का पैसा उठा के आप उसे प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, मतलब आप कम रूल्स फॉलो करना चाहते हो लोगों का पैसा उठा के, ऐसे में आपको सीजी की अप्रूवल ऑलरेडी लेनी पड़ेगी। आप ये बात रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर, सीजी की अप्रूवल आ गई और ऑल्टर्ड आर्टिकल्स ऐसा माना जाएगा जैसे हमेशा से ये आर्टिकल्स ऑल्टर्ड ही थे। एनी ऑल्टरेशन इज कंसिडर्ड एज इट हैज ऑलवेज बीन इंक्लूडेड इन द आर्टिकल्स। एनी ऑल्टरेशन जो हमेशा से ही था ऐसा ही माना जाएगा। ये आपका सेक्शन 14 होता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 15 जो कहता है कि अगर एमओए एओए में कोई भी ऑल्टरेशन आया है तो वो हर कॉपी में होना चाहिए। आप किसी को भी अनऑल्टर्ड नहीं भेजोगे, अगर भेजा तो 1000 रुपए प्रति कॉपी आपको लग जाएगा। वेरी इजी सेक्शन 15। नेक्स्ट आता है सेक्शन 16 जो कहता है नाम अगर किसी को अपना रेक्टिफाई करना है किसी कंपनी को, तो भाई यूजुअली कंपनी नाम तब चेंज करती है जब उसे जबरदस्ती करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल डायरेक्टर को गुस्सा आया, उसे लग रहा है किसी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, तो वो उसको कंप्लेन करेगा। 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके कंपनी नाम चेंज करेगी। कभी कभी किसी दूसरी कंपनी को भी खटक सकता है किसी नई कंपनी का नाम कि भाई मेरा ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और ये जो नई कंपनी आई है ये मेरा ट्रेडमार्क वायलेट कर रही है। तो पहली बात तो आपको पहले 3 साल में रियलाइज हो जाना चाहिए कि समवन इज यूजिंग योर नेम, अदरवाइज 3 साल में तो उस नई कंपनी ने अपना खुद का ब्रांड बना लिया होगा। और फिर आपकी कंप्लेन के बाद 3 महीने में वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके चेंज करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट कर देगी।
रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर बताना है, वो नया सर्टिफिकेट इशू करेगा। अगर आपने ये सेक्शन नहीं फॉलो किया तो सीजी खुद आपको एक नया नाम दे देगा और अब रजिस्ट्रार आपका पुराना नाम हटा के नया नाम ही डाल देगा। उसके बाद अगर आपको नाम चेंज करके कुछ और रखना है तो फिर आप रख सकते हो। सेक्शन 17 पे खतरा, अगर किसी भी मेंबर ने एमओए एओए कुछ भी मांगा है 7 दिन के अंदर अंदर फीस लेकर के उसको प्रिंटेड फॉर्म में ये भिजवा देना, वरना ये पेनल्टी लग जाएगी। तो 17 सेक्शन में 7 दिन में सभी मेंबर्स को सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे वो भिजवा देने होते हैं। सेक्शन 18 इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी। अगर कोई कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है तो उसका प्लीज मेमोरेंडम और आर्टिकल चेंज कर देना। मेमोरेंडम में नाम तो बदलेगा ही और आर्टिकल के अंदर तो रूल्स ही बदल जाएंगे। अप्लाई टू रजिस्ट्रार, आपको रजिस्ट्रार को बोलना है पुराना हटा के नया डाल दो, नया सीओआई आएगा। पर एक बार आपने कन्वर्ट करा लिया इसका ये मतलब नहीं कि पुराने क्रेडिटर्स से छुट्टा, वरना तो किसी को भी अपना डेट नहीं पे करना होगा तो वो चुपचाप जो है नई कंपनी बना लेगा या कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कन्वर्जन नहीं चलेगा। इट विल नेवर अफेक्ट एग्जिस्टिंग डेट्स। आपको एग्जिस्टिंग डेटर्स, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स को तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। सेक्शन 19, सब्सिडियरी कभी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं करती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जितने स्टार लगाऊं उतने कम है। बेटा कभी बाप में शेयर होल्ड नहीं कर सकता। अगर आप होल्डिंग हो, आपने सब्सिडियरी के शेयर्स खरीद लिए तो सब्सिडियरी कभी चला के वापस होल्डिंग के शेयर्स नहीं खरीदेगी। इस ट्रांजैक्शन को वॉइड बोलेंगे। पर यह भी तो हो सकता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हो, यानी एक कंपनी थी एक्स और एक कंपनी थी वाई। एक्स वाई में पहले 35% ही शेयर होल्ड करता था, तब वाई ने भी 10% शेयर इसके खरीद लिए। फिर बाद में इसने ये शेयर होल्डिंग बढ़ा के 70% कर दी। तो सब्सिडियरी तो ये बाद में बनी ना, उसके पहले भी इसके कुछ शेयर्स तो होल्ड किए हुए थे ना। तो बिफोर इट बिकेम सब्सिडियरी अगर इसने शेयर होल्ड करके रखा है तो वो चलेगा, या किसी और का ट्रस्टी बनकर होल्ड किया है तो चलेगा, या किसी और के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे आप और उसकी डेथ हो गई और उसके बाद शेयर्स आपके पास आ गए तो भी चलेगा। याद रखिएगा, इस केस में आप वोट नहीं कर पाओगे, पर बाकी दोनों केस में आप किसी और के बिहाफ पे हो, इसीलिए आपको वोट करना भी अलाउ होगा। ये हो गया आपका सेक्शन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 20 जो कहता है अगर कोई कंपनी किसी भी रजिस्ट्रार या मेंबर को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना चाहता है तो वो कैसे भेज सकता है? स्पीड पोस्ट, कुरियर पोस्ट, ऑफिस पे छोड़कर, ई मोड, या वो तो सादा पोस्ट भी कर सकता है। पर अगर कोई कंपनी को कोई मेंबर भेजना चाहता है डॉक्यूमेंट तो वो सिर्फ स्पीड पोस्ट, कुरियर पोस्ट, ऑफिस पे छोड़कर या ई मोड से ही भेज सकता है। वो कभी भी सादा पोस्ट नहीं कर सकता। मतलब कंपनी ने खुद के लिए तो कन्वीनियंट कर लिया, खुद को तो प्लेन पोस्ट भी करने का अलाउ किया है, पर जब अगर कोई और कंपनी को भेजना चाहता है ये डॉक्यूमेंट्स तो फिर उसको ये तरीके से यूज करने पड़ेंगे। हालांकि अगर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को तो प्लीज आप कुरियर सर्विस ही देना, कोई बात नहीं, हम कर देंगे, तुम पैसा तो दो। बहुत ज्यादा तुमने डिमांड करी ना अलग तरीके का मोड, पैसा दो, चलेगा। एक प्रोविजन याद रखिएगा, नोटिस ऑफ मीटिंग 48 आवर्स में मिल गया है ऐसा हमेशा मानना है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। पूरे इंडिया में आपने हर मीटिंग के लिए कहा 21 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए। अब 21 दिन पहले मैंने डिस्पैच कर दिया, पर किसी को तो 3 दिन बाद मिलता है, किसी को तो 2 घंटे में मिल जाता है। सो टू कीप द प्रोविजन यूनिफॉर्म हमने ऐसा माना है कि 2 दिन तक नोटिस रस्ते में रहेगा। 48 आवर्स तो लगेंगे जिस दिन लेटर पोस्ट किया है उसके बाद। तो आपको कोई भी हालत में 21 डेज के 2 दिन पहले, यानी 48 आवर्स किसी भी सेक्शन में यूज होगा। अगर आपने किसी को नोटिस ऑफ अ मीटिंग भेजा है तो वो 48 आवर्स तक रास्ते में रहेगा, ऐसा माना जाएगा। मीटिंग का नोटिस है तो 48 आवर्स तक रास्ते में है, और कोई भी केस है तो बस जितना टाइम लग रहा है पोस्ट को उतना ओरिजिनल टाइम लेना है। ये हो गया आपका सेक्शन 20। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। कहते हैं कोई भी केएमपी ऑफिसर तो कर ही सकता है। अगर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑथराइज्ड बाय बोर्ड है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन कर सकता है। पहले के टाइम पर सिर्फ केएमपी और ऑफिसर्स को अलाउ करते थे, अब एम्प्लॉइज भी कोई ऑथराइज्ड है अगर, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीडिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे, क्योंकि कंपनी कोई इंसान तो है नहीं, उसको इन लोगों के थ्रू ही काम करवाना पड़ेगा। केएमपी कौन होता है उसकी डिटेल्स दे रखी है, सीईओ, एमडी, सीएस, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ, या इनसे एक लेयर नीचे जिनको भी केएमपी का खिताब दिया गया है वो सब लोग साइन कर सकते हैं। और ऑफिसर और एम्प्लॉय किसी को अगर बोर्ड ने ऑथराइज किया है, पावर ऑफ अटर्नी दी है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 22 इज एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कंपनी के बिहाफ पर कोई भी बिल, प्रॉमिसरी नोट, एक्सेप्ट, ड्रॉ, एंडोर्स किया जा सकता है।
कोई भी ऐसे इंसान द्वारा जिसको बोर्ड ने ये अथॉरिटी दे रखी है। अब बोर्ड कैसे अथॉरिटी देता है, या तो कॉमन सील से, यानी कंपनी का सिक्का लगा दो। अगर कॉमन सील, क्योंकि वो मैंडेटरी है ही नहीं, तो कंपनी में कोई भी डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर या एक कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर देंगे तो भी चलेगा। ऑल्सो कोई डीड्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वो भी अगर किसी अटर्नी ने कंपनी के बिहाफ पे साइन करी है तो इट विल बाइंड द कंपनी। तो कंपनी में कॉमन सील होता है तो कॉमन सील लगाते हैं। अदरवाइज 2 डायरेक्टर्स या कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी मिलकर साइन करते हैं तो काम हो जाता है। इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा इनकॉर्पोरेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस रिविजन सीरीज। सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।